और वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। जी हां, आज हम बात करेंगे जेपी से जीतेंगे 10 सीटों की जंग। यह बड़ा सवाल है आज। जी हां, आज बात होगी यूपी उपचुनाव की, जहां पीडीए को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी जंग छिड़ी हुई है। 9 अक्टूबर को अखिलेश ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी ने भी उपचुनाव की हर सीट पर तीन उम्मीदवारों का पैनल तय कर दिया है। एक तरफ अखिलेश ने जहां पीडीए समीकरण के तहत उम्मीदवारों का चयन किया, तो वहीं बीजेपी भी अब इसी समीकरण पर आगे बढ़ रही है। यानी साफ है, यूपी की सियासत में पीडीए सत्ता का एपी सेंटर बन गया है। वहीं अखिलेश ने पीडीए को धार देने के लिए जेपी प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया है। जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर जेपी सेंटर में माल्यार्पण की कोशिश अखिलेश ने की, लेकिन योगी सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया, जिसके बाद पूरा दिन हंगामा होता रहा। इसके बाद अखिलेश ये नैरेटिव सेट करते दिखे कि बीजेपी उसका सम्मान नहीं करती जो पीडीए के साथ है। ऐसे में आज देखिए, जेपी से जीतेंगे 10 सीटों की जंग। अपने जातीय समीकरण के सहारे बीजेपी के किले में सेंधमारी की प्लानिंग पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जिसका जातीय समीकरण जितना मजबूत होगा, वो उतना ही प्रभावशाली साबित होगा। यूपी के अंदर ये तो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को बची हुई सीटें देंगे। बची हुई सीटों में बातचीत कर कर विचार करेंगे। यूपी में चुनावी लहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले 6 सीटों पर पीडीए समीकरण को साधते हुए अखिलेश ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, तो वहीं अब बीजेपी भी जातीय गोलबंदी को ध्यान में रखकर इसी रास्ते पर चलने का मन बना चुकी। दरअसल योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों के साथ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। बीजेपी ने सभी सीटों पर 3 उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार कर ली। बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी, जिसके बाद उपचुनाव वाली हर सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी 10 में से 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि 2 सीटों पर उसके सहयोगी आरएलडी और निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। दरअसल जल्द ही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर माह में ये उपचुनाव करवाए जा सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो बाद में बीजेपी ने भी सभी सीटों पर 3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि सभी सीटों को ध्यान में रखकर जातीय समीकरणों को फोकस करते हुए पूरी रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। सीएम योगी खुद पूरी ताकत के साथ इस चुनाव की तैयारी में लगे। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर ये संदेश देना चाहती है कि यूपी में ऑल इज वेल है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने, उसकी तैयारी की दृष्टि से हम लोग अलग अलग हमारे मोर्चों के सम्मेलन है, हमारी बैठकें हैं, विभागों के हिसाब से अलग अलग सामाजिक वर्गों के हिसाब से हम लोग बैठकर अपने संगठनात्मक गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे भी चुनाव में अधिसूचना लगेगी, हम लोग प्रत्याशी घोषित करके 10 के 10 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित करके जनता के बीच में जाएंगे, योगी जी के नेतृत्व में। अगर बीजेपी के पैनल के संभावित नामों की बात करें, तो मझवा सीट पर सुचिस्मिता मौर्य, जितेंद्र तिवारी, रंगनाथ मिश्रा के नाम की चर्चा है। गाजियाबाद सीट पर संजीव शर्मा, अशोक मोगा, सत्येंद्र सिसोदिया की चर्चा। मिल्कीपुर सीट से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ प्रमुख प्रबल दावेदार। इसके अलावा काशीराम रावत, बबलू पासी के नाम पर भी मंथन हो रहा है। कुंदर की सीट पर दिनेश ठाकुर, रामवीर सिंह सहित कई नामों पर मंथन है। कटेहरी सीट पर पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद, सुधीर सिंह, राणा रणधीर सिंह के नाम पर चर्चा। करहल सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी
पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य के नाम की चर्चा है। इसके अलावा अनुजेश यादव, जो धर्मेंद्र यादव परिवार के करीबी हैं, वीरेंद्र शाक के नामों पर भी मंथन हो रहा है। सीसामऊ सीट पर मंत्री प्रतिभा शुक्ल के पति अन्य शुक्ला, पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान, सलिल विश्नोई के नाम की चर्चा है। वहीं मीरापुर सीट आरएलडी को दी जा सकती। फूलपुर विधानसभा सीट पर विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल, राधाकांत ओझा की चर्चा है। खैर विधानसभा सीट पर प्रदीप बंसल, पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे दीपक दिलेर, पूर्व विधायक राम सखी कठेरिया का नाम चल रहा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के 6 नाम आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी पैनल बना रही उम्मीदवारों का, ताकि उम्मीदवारों के चयन में इस बार किसी तरीके की कोई गलती न हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चोट मिली है भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस से, उससे बचने के लिए इस बार उम्मीदवारों के चयन में कोई चूक नहीं चाहती है पार्टी। जानकारी के मुताबिक कुल 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक एक सीट वो अपनी सहयोगी निषाद पार्टी को दे सकती है, लेकिन उम्मीदवार का चयन बीजेपी करेगी। ठीक इसी तरह से एक सीट जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल को भी दी जा सकती है। बीजेपी ने भी पीडीए वाला ही दांव चला है, यानी बीजेपी पीडीए वाला दांव चलकर विपक्ष के पीडीए की रणनीति को फेल करना चाहती है। दरअसल अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी को ऐसा डेंट दिया है कि अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही। यहां तक कि सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर भी अब वो कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी इसका खामियाजा भुगत चुकी। वहीं अखिलेश लगातार पीडीए के बहाने बीजेपी पर वार कर रहे हैं, उसे पीडीए विरोधी करार देने में जुटे। साथ ही गठबंधन को लेकर साफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। इंडिया गठबंधन रहेगा, साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो अपनी पुख्ता तैयारियों से 10 के 10 उपचुनाव की सीटें जीतेगी, लेकिन वहीं 3-3 उम्मीदवारों के पैनल बनाए जाने को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। दावा कर रहे हैं कि चाहे जितनी भी तैयारी बीजेपी कर ले, लेकिन जनता ने उन्हें हराने का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन ने उन्हें लोकसभा चुनाव में हाफ किया था, अब उन्हें यूपी से साफ करेगा। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और मुझे लगता है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों पर 10 की 10 जीतकर 100% जीत के साथ अपने विश्वास को आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में बाई इलेक्शन होना है। उपचुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने पूरी कर ली है, जिसमें 10 में से 6 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 4 में से कांग्रेस से बातचीत करके, क्योंकि हमारा गठबंधन है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी को इसी गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हाफ किया है। यही गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अब चेहरे पर चुनाव लड़ा था 2014 का, 17 का, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहे हैं, युवा परेशान है, तो इसीलिए नामों को लेकर इतना चिंतन मंथन हो रहा है। लेकिन अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता हराने का मन बना चुकी है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हालांकि आखिर कैसे सभी दल पीडीए वोट बैंक को साधने में लगे हैं और कैसे यूपी का उपचुनाव पूरा पीडीए सेंट्रिक हो गया है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।
दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी को बड़ा दंड पहुंचाया। ऐसे में बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और उपचुनाव में उम्मीदवार चयन में भी ऐसे इसे फॉलो कर रही है। ऐसे में आखिर अखिलेश के पीडीए के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवारी चयन से क्या दांव चला है, चलिए वो जानते हैं। अखिलेश के पीडीए का डर, बीजेपी का 3-3 का पैनल। पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट समझिए, 3-3 उम्मीदवारों के पैनल बनाए गए, 3-3 उम्मीदवार दावेदार बनाएंगे ताकि सही उम्मीदवार चुने। दूसरा पॉइंटर समझिए, उम्मीदवार चयन में जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है, यानी पीडीए वाला फॉर्मूला बीजेपी अंदर अंदर इसको फॉलो कर रही है। तीसरा पॉइंटर, लोकसभा में खराब चयन का बहुत नुकसान हुआ था। यही वजह था कि बीजेपी 40 से नीचे सिमट गई थी यूपी में। और जाहिर सी बात है, दरअसल आखिर क्यों उपचुनाव में पीडीए सियासत के केंद्र में है, इसके पीछे की वजह है पीडीए का इन इलाकों में निर्णायक भूमिका निभाना। कैसे, एक एक कर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं और वहां पर पीडीए का कितना असर होता है। सबसे पहले देखिए, खैर दलित पिछड़ा निर्णायक है यहां पे। मिल्कीपुर की बात करें, यादव मुस्लिम पासी किंग मेकर बनते हैं यहां पे। अगली विधानसभा करल की बात करें तो यहां पर ओबीसी वोट बैंक का दबदबा हमेशा रहा है। वहीं कुंद्रकी की बात करेंगे तो मुसलमान अकेले यहां पर जीत का फैक्टर रहे हैं। अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं, सीसामऊ की बात कर लेते हैं, मुस्लिम वोटर यहां भी किंग मेकर है। वहीं फूलपुर की बात कर लेते हैं तो यहां पर यादव पटेल और मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं गाजियाबाद की बात कर लेते हैं तो ब्राह्मण वैश्य वोटरों का यहां पर काफी बोलबाला है। वहीं मझवा की बात करें तो बिंद, कुशवा और पासी वोटर जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कटहरी की बात कर लेते हैं, यहां पर दलित मुस्लिम विनिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है हर चुनाव में। वहीं मीरापुर का जिक्र कर लें तो यहां पर मुस्लिम जाट वोटर किंग मेकर की भूमिका में हर चुनाव में रहते हैं। और यही वजह है कि सभी दल पीडीए को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन अखिलेश अब एक कदम आगे बढ़कर पीडीए की धार को मजबूत करने के लिए जेपी प्लान पर भी काम कर रहे हैं। आखिर यह प्लान है क्या, देखिए रिपोर्ट। समय के साथ अखिलेश ने अपनी राजनीति में बड़ा बदलाव किया है। कभी एमवाई यानी मुस्लिम और यादव की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी ये समझ चुकी है कि सिर्फ यादवों और अल्पसंख्यकों के सहारे सत्ता में वापसी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू किया। पार्टी के साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2024 को लोकसभा चुनाव में इसी वोट बैंक के सहारे वो बीजेपी को पछाड़ने में कामयाब हुए। और अब उसी पीडीए को मजबूत करने के लिए वो जेपी प्लान पर भी काम कर रही है। लखनऊ की ये तस्वीरें उसी का उदाहरण है। दरअसल जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर जेपी सेंटर में अखिलेश अपने समर्थकों के साथ माल्यार्पण करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बड़े बड़े बैरिकेडिंग और टीन शेड से पूरे सेंटर को ढक दिया गया था। इस पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए, जिसके बाद पूरे दिन यूपी की सियासत में भारी हंगामा देखने को मिला। अखिलेश ने बीजेपी को जेपी विरोधी करार दे दिया। सरकार क्या चाहती है, किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो महापुरुषों से चिढ़ती है और उनका सम्मान करना नहीं जानती। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेने की अपील तक कर डाली। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। उधर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने अखिलेश के सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। साथ ही उन्हें इन बातों पर राजनीति करने से परहेज करने की नसीहत तक दे डाली। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहां लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहां बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहां, तो वहां जाने पर कोई भी बात हो सकती है। तो सरकार ने इस नाते उनको वहां जाने से
मना किया।